नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मेरे आशीष सिंह के साथ। अकड़ चीन की अकड़ ढीली पड़ गई है। मोदी की रणनीति से पस्त एलएसी से चीन पीछे हट रहा है। सच्चाई यह है कि उसकी फितरत नहीं बदल सकती। हिंदुस्तान से शिकस्त खाने के बाद अब चीन अपने ही एक शहर को लेकर इस कदर परेशान है कि उसे न निगलते बन रहा है न उगलते। शहर का नाम है हांगकांग। हांगकांग में चीन की तानाशाही नहीं चलती, जिसको लेकर चीन परेशान है और जबरदस्ती वहां अपनी हुकूमत कायम करना चाह रहा है। यहां सवाल यह उठता है कि आखिर चीन का हिस्सा होकर भी हांगकांग चीन को क्यों नहीं मान रहा। आखिर क्यों हांगकांग में चीन की तानाशाही नीतियां नहीं चलती। क्यों चीन की सेना हांगकांग की सड़कों पर लोगों के साथ बेरहमी से मारपीट करती है। आखिर चीन और हांगकांग के बीच क्या दुश्मनी है, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिर हांगकांग और चीन के बीच तनाव क्यों है। गगनचुंबी खूबसूरत इमारतें, विकास की राह पर दौड़ती कंपनियां और तकनीक के क्षेत्र में बुलंदियों को हासिल करते हुए दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे खूबसूरत ये शहर है हांगकांग, जो आधिकारिक तौर पर चीन का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। लेकिन इन दिनों इस खूबसूरत शहर के सिर पर ड्रैगन की जहरीली जीभ आग उगल रही है। हांगकांग की सड़कों पर चांडाल चीन की शैतान सेना लोगों का दमन कर रही है। लोगों को तोड़ा तोड़ा कर जानवरों की तरह पीटा जा रहा है। ड्रैगन लगातार हांगकांग में गुंडागर्दी दिखा रहा है। हांगकांग की सड़कों पर आजादी की मांग उठाने वाले लोगों की आवाजें दबाई जा रही हैं। बेगुनाहों का खून बहाया जा रहा है। शी जिनपिंग की सरकार ने हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की आड़ में ऐसी काली नीति थोपी है जो लोगों का गला घोट रही है। माओ के विचारों पर चलने वाली तानाशाही जिनपिंग की सरकार चाहती है कि हांगकांग के लोग लोकतंत्र शब्द अपनी डिक्शनरी से भुलाकर कम्युनिस्ट सोच वाली चीन की सरकार को कबूल कर लें। लेकिन हांगकांग की जनता के दिल में बसी है आजादी। वो जिनपिंग की साम्यवादी सोच के उलट लोकतंत्र चाहते हैं। आधिकारिक तौर पर हांगकांग चीन का हिस्सा है, लेकिन फिर भी इस कम्युनिस्ट कंट्री के तहत आने वाले हांगकांग में लोकतंत्र की मांग क्यों उठ रही है। हांगकांग में थोपा गया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून क्या है। हांगकांग के लोग इस कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं। हांगकांग खुद को चीन का हिस्सा क्यों नहीं मानता। चीन और हांगकांग में किस बात की अदावत है। हांगकांग चीन का हिस्सा है, लेकिन फिर भी उसका राष्ट्रीय झंडा चीन से अलग है। चीन से उसका पासपोर्ट भी अलग है। चीन में कम्युनिस्ट सरकार है, लेकिन हांगकांग में लोकतांत्रिक सरकार है। ये बात और है कि आधिकारिक तौर पर हांगकांग और चीन दोनों का सुपर कमांडर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ही है। हांगकांग में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ मीडिया है, लेकिन चीन में सरकार के खिलाफ बोलने की आजादी न पब्लिक को है न प्रेस को। और जिसने भी सरकार के खिलाफ जाने की जरूरत की वो गायब कर दिया जाता है। यानी चीन में सरकार के खिलाफ जाने वाले लोगों को ऐसे मार दिया जाता है जैसे मॉस्किटो कॉइल जलाकर मच्छरों का सफाया होता है और किसी को पता भी नहीं चलता। चीन में तानाशाही चलती है। इसी तानाशाही के पूते 145 करोड़ की आबादी वाला चीन 75 लाख की आबादी वाले हांगकांग की आवाजों को दबा रहा है। वो नहीं चाहता चीन का पिद्दी सा हिस्सा हांगकांग उसकी तानाशाही रवैये के खिलाफ जाए, लेकिन हांगकांग ने चीन की नाक में दम कर रखा है।
वो चीन की दमनकारी नीतियों को अपनाने के लिए कतई तैयार नहीं। असल में हांगकांग और चीन के बीच जो रिश्ता है, चीन ने उसमें विश्वासघात का जहर घोल दिया है। लाठी के दम पर चीन हांगकांग में क्यों हुकूमत करना चाहता है, इसके लिए बेहद जरूरी है कि हम चीन और हांगकांग के इतिहास को समझें। इसे समझते ही आपको चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और इसकी आड़ में चल रहा ये खून खराबा सब कुछ समझ में आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हांगकांग एक छोटा सा सूबा है जिसने पिछले 60 से 70 साल में पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, लेकिन चीन लाठी के दम पर हांगकांग में हुकूमत जमाना चाहता है। हांगकांग के लोग चीन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ छाता लेकर सड़कों पर उतरते हैं। आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। देखिए ये रिपोर्ट। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान पर ब्रिटेन का कब्जा था। अंग्रेजी हुकूमत भारत को लूटकर इसे खोखला कर रही थी। उस दौर में हमारे पड़ोसी देश चीन की इकोनॉमी काफी मजबूत थी। चीन का रेशम, चाय और चीनी मिट्टी के बर्तन पूरी दुनिया में मशहूर थे। ब्रिटेन ने इन प्रोडक्ट्स को चीन से खरीदना शुरू किया था। ब्रिटेन ने चीन के आगे ये पेशकश रखी कि वो अपनी रेशम, चाय और चीनी मिट्टी के बर्तन यूरोप में दे, साथ ही साथ ब्रिटेन का सामान चीन में बेचा जाए। लेकिन चीन ने ये पेशकश स्वीकार नहीं करी। चीन ने अपने सामान के बदले सिल्वर ब्रिटेन से मांगा। ब्रिटेन ने सिल्वर देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके चीन का जो सामान था वो यूरोप में पॉपुलर होता गया और एक बड़ी मार्केट हो गई। लेकिन ब्रिटेन का कोई भी सामान वहां नहीं बिकता था। चीन ने इसको पूरी तरीके से नकार दिया था। लिहाजा चीन और ब्रिटेन के बीच में ट्रेड डेफिसिट हुआ, यानी ब्रिटेन के पास चीन का पूरा सामान आता था, बिकता था, और जो सिल्वर का खजाना था यूरोप का वो धीरे धीरे खाली होने लगा। इसके लिए ब्रिटेन ने एक उपाय निकाला कि सिल्वर कैसे कम चीन को जाए। ब्रिटेन ने भारत में पैदा होने वाले अफीम को चीन में निर्यात करना शुरू कर दिया। चीन के लोगों को धीरे धीरे इसकी लत लग गई। ब्रिटेन भारत से पौने पौने दामों पर अफीम खरीदता और उसे चीन को बेच देता। इसके बदले में चीन से ब्रिटेन ने सिल्वर लेने शुरू कर दिया। इसके ब्रिटेन को दो फायदे हुए। एक तो वो अफीम के बदले चीन के प्रोडक्ट्स खरीदने लगा, दूसरा उसने सिल्वर की रिकवरी करनी भी शुरू कर दी। अफीम की लत की वजह से चीन के लोग अफीमची हो गए। चीन की सत्ता उस दौर में क्विंग राजवंश के हाथों में थी। चीन के किंग ने अफीम के कारोबार को चीन में गैर कानूनी करार दे दिया। इससे ब्रिटेन को धक्का लगा। लिहाजा ब्रिटेन ने चाइना के किंग को अफीम के कारोबार को लीगल करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा, जो कि ठुकरा दिया गया। चीन में अफीम के भंडारों को या तो आग लगा दी गई या फिर कि उन्हें फिकवा दिया गया। ब्रिटेन इससे बौखला गया और उसने चीन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जिसे पहला ओपियम वॉर यानी पहला अफीम युद्ध भी कहते हैं, जो कि चीन हार गया। ब्रिटेन ने ये जो ओपियम का जो ट्रेड चाइना से इसलिए शुरू किया क्योंकि ब्रिटेन और चाइना के बीच में बहुत ही बड़ा ट्रेड इम्बैलेंस पैदा हो गया था। क्योंकि ब्रिटेन के अंदर चाइना के वस्तुओं की मांग बहुत ज़्यादा थी, खासकर चाय की और सिल्क की। इसकी वजह से बहुत सारा जो माल था वो चाइना ब्रिटेन में बेचता था और इसकी वजह से चाइना और ब्रिटेन के जो आर्थिक रिश्ते थे उसमें सीरियस इम्बैलेंस हो गया था। और जिसको कि इम्बैलेंस को कम करने के लिए ब्रिटेन ने एक नकारात्मक रास्ता अपनाया और भारत के बंगाल में ओपियम ट्रेड को बढ़ावा दिया गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बंगाल में प्रोविंस में बहुत सारा जो ओपियम को प्रोडक्शन तेज से शुरू किया और इस सारे ओपियम को चाइना में उन्होंने बेचना शुरू किया और इससे चाइना की सोसाइटी को बहुत ही नकारात्मक उसके ऊपर असर पड़ा। बहुत सारे जो चाइना के जो युवा थे इसके एडिक्ट भी हो गए और ब्रिटेन इस तरह से करके जो ट्रेड इम्बैलेंस है उसको उसने रिवर्स कर लिया। लेकिन इससे चाइना की जो सोसाइटी थी वो सीवियरली डैमेज हुई
और जब चाइना को क्विंग डायनेस्टी को जब एहसास हुआ 1839 में कि उनका पूरी सोसाइटी जो है नष्ट हो रही है ओपियम की वजह से, तो उन्होंने उस पर जब बैन लगाया तो ब्रिटेन ने फ्री ट्रेड का हवाला देते हुए चाइना के ऊपर हमला कर दिया। और जाहिर है कि जो उस समय जो ब्रिटेन की जो मिलिट्री थी वो बहुत ही पावरफुल थी। पहले अफीम युद्ध में ब्रिटेन के हाथों करारी शिकस्त झेलने के बाद चीन और ब्रिटेन के बीच 29 अगस्त 1842 को एक समझौता हुआ, जिसे ट्रीटी ऑफ नैनकिंग कहा जाता है, जिसके तहत समंदर से लगता एक छोटा सा चीन का दक्षिणी हिस्सा हांगकांग अंग्रेजी हुकूमत को सौंप दिया गया। ब्रिटेन ने हांगकांग को कब्जे में ले लिया। अंग्रेजी हुकूमत ने दोबारा हांगकांग के रास्ते चीन में अफीम का कारोबार शुरू कर दिया। चीन ने इसके खिलाफ फिर से बगावत की। ब्रिटेन और चीन के बीच दोबारा युद्ध शुरू हुआ, जिसे दूसरा अफीम युद्ध कहा जाता है, जो कि साल 1856 से 1860 तक चला। इसमें भी चीन बैकफुट पर था। नतीजा ये हुआ कि हांगकांग के आसपास का कुछ और हिस्सा ब्रिटेन ने कब्जा लिया। चीन हांगकांग गवा चुका था। हांगकांग के ही जरिए ब्रिटेन पूरे चीन में अफीम की सप्लाई करता था, यानी ये वो रूट था जहां से ब्रिटेन अफीम पूरे चाइना में भेजता था। इसको लेकर कई सालों तक चीन और ब्रिटेन के बीच में विवाद चला। चीन की विस्तारवादी सोच है, अपने ही देश का एक अंग खोने का उसको दर्द हमेशा रहता था, और ये संघर्ष ब्रिटेन और चीन के बीच में काफी लंबे समय तक चला। चीन हांगकांग वापस चाहता था। 1898 में हांगकांग को लेकर ब्रिटेन और चीन के बीच में एक सौदा हुआ। साल 1898 में ब्रिटेन ने हांगकांग को चीन से लीज पर लिया। ये लीज 100 साल के लिए थी, जिसका मतलब 100 साल तक हांगकांग ब्रिटेन के अधीन रहा। लेकिन इन 100 सालों में हांगकांग ने काफी डेवलपमेंट किया, क्योंकि समुद्री मार्ग पर बसे होने के कारण इसके व्यापारिक रिश्ते काफी देशों के साथ अच्छे थे, जिन्होंने हांगकांग में व्यापार करना शुरू कर दिया। लेकिन 1898 में शुरू हुए इस करार को 1998 में खत्म होना था। उससे पहले ही हांगकांग को एहसास हो गया कि चीन के अधीन जाने के बाद वहां पर जो कंपनियां व्यापार कर रही हैं वो हांगकांग छोड़कर जा सकती हैं। अंग्रेजी हुकूमत के अधीन हांगकांग में लोकतंत्र में ब्रिटेन चीन को हांगकांग वापस कर देगा। चीन को वन कंट्री टू सिस्टम का फॉर्मूला मानना होगा। रक्षा और विदेश मामलों को छोड़कर चीन हांगकांग की प्रशासकीय व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हांगकांग की अपनी खुद की सरकारी, कानूनी, आर्थिक और वित्तीय प्रणाली जारी रहेगी। हांगकांग में अपना छोटा सा संविधान ही लागू होगा, जो लोकतंत्र, समर्थक और पूंजीवादी व्यवस्था अपनाता है। 1997 के बाद अगले 50 साल तक हांगकांग में पूंजीवादी व्यवस्था लागू रहेगी, जिसमें चीन कोई बदलाव नहीं करेगा। ये जो साइनो ब्रिटिश ज्वाइंट डिक्लेरेशन था, ये 19 दिसंबर 1984 को ब्रिटेन और चाइना के बीच में साइन किया गया था, और जिसके की तहत हांगकांग के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, हांगकांग की सॉवरेनिटी को लेकर के क्या अरेंजमेंट होने चाहिए, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया गया था। और इस ट्रीटी के माध्यम से इस बात को सुनिश्चित किया गया था
कि 1 जुलाई 1997 के बाद से हांगकांग का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हांगकांग का पूरा शासन है, वो चाइना को दे दिया जाएगा और ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर 1 जुलाई 1997 से होगा। और इसके तहत ये भी व्यवस्था की गई थी कि हांगकांग का जो एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जो मेन लैंड जो चाइना है उसका सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट अथॉरिटेरियन मॉडल हांगकांग में लागू नहीं होगा। हांगकांग में 1 कंट्री 2 सिस्टम का मॉडल ही लागू रहेगा और हांगकांग जो पूरी जो व्यवस्था है उसको अगले 50 साल तक जारी रखेगा। चाइना की सरकार अगले 50 साल यानी 2047 तक इसके में कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी और हांगकांग का जो सिस्टम है, जो एक कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वही चलता रहेगा। और इस तरह की बात कही गई थी इस ट्रीटी में और इस ट्रीटी को हांगकांग के बेसिक लॉ में भी शामिल कराने की बात कही गई थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि चाइना अपने इस संधि की शर्तों से मुकरते हुए पूरे हांगकांग के 1 कंट्री 2 सिस्टम को नष्ट करना चाहता है। तो जाहिर है कि चाइना का ये जो वर्तमान में व्यवहार है वो 1984 का जो साइनो ब्रिटिश ज्वाइंट डिक्लेरेशन था उसका एक सीवियर और क्लियर वायलेशन है और जिसका कि ब्रिटेन भी विरोध कर रहा है और पूरा विश्व आज हांगकांग में जिस तरीके से चाइना संधि की शर्तों को वायलेट कर रहा है उसका विरोध कर रहा है। ब्रिटेन ने साल 1997 में हांगकांग को ज्वाइंट डिक्लेरेशन के तहत चीन को सौंप दिया। चीन ने हांगकांग को एक विशिष्ट प्रशासकीय क्षेत्र घोषित कर एक देश 2 प्रणाली का फॉर्मूला अपनाया। यानी चीन और हांगकांग है तो एक ही देश, लेकिन दोनों देश 2 अलग अलग व्यवस्था के तहत चलेंगे। चीन में साम्यवाद है, हांगकांग में पूंजीवाद। चीन में तानाशाही है तो हांगकांग में प्रेस और पब्लिक दोनों को आजादी। हांगकांग ने 1997 के बाद एक लोकतांत्रिक देश की तरह ही आगे बढ़ना शुरू किया। ब्रिटेन के साथ हुए ज्वाइंट डिक्लेरेशन के तहत हांगकांग पर चीन का संपूर्ण नीतिगत कब्जा 50 साल बाद यानी साल 2047 में होना है। लेकिन लोकतंत्र समर्थक देशों को इस बात का एहसास था कि हांगकांग के ब्रिटेन के हाथों से निकलने के बाद चीन इस समझौते पर अमल नहीं करेगा और हुआ भी यही। चीन ने हांगकांग में तानाशाही शुरू कर दी। चीन अपने वादे से मुकर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।